सो अगेन हेलो टू ऑल। जैसा कि हम लोग केमिस्ट्री ओलंपियाड्स के चैप्टर वाइज क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं और आज की सीरीज में हम लोग एनएससीसी के केमिकल बॉन्डिंग टॉपिक के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे लास्ट 5 इयर्स के। जैसा हमने पहले भी डिस्कस किया था कि केमिकल बॉन्डिंग में लगभग हर साल 4 से 5 क्वेश्चन एनएससीसी में पूछे जाते हैं। ये एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है और जनरल केमिस्ट्री का टॉपिक है, तो वैसे भी एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपका, चाहे से जेई मेंस हो जेई एडवांस हो, इट इज़ ए इम्पोर्टेंट टॉपिक। तो आज इसके हम कुछ क्वेश्चन डिस्कस करते हैं और इन क्वेश्चंस के थ्रू ही हम लोग इस चैप्टर को समझने की कोशिश करेंगे। तो देखिए पहला क्वेश्चन देखिए, ऑल दो मतलब ये क्वेश्चन जनरल केमिस्ट्री का है पर हमने इनको केमिकल बॉन्डिंग में ही रख लिया है। तो क्वेश्चन है कि अमंग द फॉलोइंग द रिएक्शंस दैट कैन बी क्लासिफाइड एज ऑक्सीडेशन रिडक्शन। तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन मतलब आप कह सकते हैं कि जो ऑक्सीडेशन स्टेट है उसमें चेंज होना चाहिए। तो हम देखते हैं कि इन चारों रिएक्शन में किस किस कंपाउंड में ऑक्सीडेशन स्टेट में चेंज हम देख सकते हैं। तो यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड हम देखें तो पोटेशियम डाइक्रोमेट है, इसमें क्रोमियम पर +6 ऑक्सीडेशन स्टेट है और राइट हैंड साइड में अगर आप कैलकुलेट करोगे तो यहाँ पर भी +6 ऑक्सीजन स्टेट ही है, ऑक्सीजन पे -2 चार्ज ही है। तो किसी भी एलिमेंट में ऑक्सीडेशन या रिडक्शन नहीं हो रहा, तो हमारा ऑप्शन ये नहीं होगा। सेकेंड वाले केस में देखें तो हम SiCl4, इसमें Si पर +4 चार्ज है और मैग्नीशियम पर यहाँ पर 0 चार्ज है। राइट हैंड साइड में मैग्नीशियम क्लोराइड बन गया तो मैग्नीशियम पर +2 चार्ज हो गया, सिलिकॉन पर 0 चार्ज। तो ऑल दो हम बाकी नीचे वाला भी देख लेते हैं, जैसे क्लोरीन पे यहाँ पर 0 चार्ज है क्योंकि आंसर तो हमको मालूम चल ही गया है, +5 चार्ज है। एनएससीसी में सिंगल ऑप्शन करेक्ट ही आंसर्स होते हैं। तो यहाँ पर क्लोरीन में 0 से +5 जा रहा है और यहाँ पर -1 भी जा रहा है, यानी कि क्लोरीन में भी ऑक्सीडेशन रिडक्शन हो रहा है। हमारा ऑप्शन में 2 के साथ में 3 भी होगा। और अगर हम फोर्थ में देखें H2O2 में पेरोक्साइड है, ऑक्सीजन पे -1 चार्ज है, यहाँ पर ऑक्सीजन पे -2 चार्ज है, यहाँ पर ऑक्सीजन पे 0 चार्ज। तो फर्स्ट को छोड़कर सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ तीनों में ही ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस हो रही हैं, तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा सी, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉन लीनियर। तो इसके लिए हमें मॉलिक्यूल में हाइब्रिडाइजेशन स्टेट और उसकी स्ट्रक्चर देखनी होगी। N3-, दिस इज आल्सो कॉल्ड एज एजाइड। N3- को हम एजाइड भी कहते हैं। तो अगर हम नाइट्रोजन, चूंकि तीनों ही नाइट्रोजन एटम है, हम नाइट्रोजन को सेंट्रल एटम से लिखते हुए देखें और सपोज हम ये स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश करें, तो इस स्ट्रक्चर के केस में यहाँ पर हमें वैलेंसी सेटिस्फाई करने के लिए -2 चार्ज करना पड़ेगा, यहाँ पर प्लस, तो नेट चार्ज N3- बनेगा। और इसकी स्ट्रक्चर ऐसे भी ड्रॉ कर सकते थे कि यहाँ पर प्लस चार्ज और यहाँ पर नेगेटिव चार्ज और यहाँ पर नेगेटिव चार्ज, दोनों एक दूसरे की ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हो गई। तो अब आप देख सकते हो नाइट्रोजन के बीच वाले नाइट्रोजन का अगर आप देखोगे 2 पाई बॉन्ड और 2 सिग्मा बॉन्ड है, यहाँ पर भी सेम सिचुएशन है, 2 सिग्मा और 2 पाई बॉन्ड है, तो इट इज sp हाइब्रिडाइज्ड। तो अगर ये sp हाइब्रिडाइज्ड है तो स्ट्रक्चर शुड बी लीनियर। ClF2, देखिए फ्लोरीन की वैलेंसी तो 1 ही होती है पर क्लोरीन की वैलेंसी 1 से ज़्यादा हो सकती है। तो अगर हम इसकी स्ट्रक्चर देखें तो यहाँ पर क्लोरीन पर एक नेगेटिव चार्ज हम और लगा दें, नेगेटिव चार्ज का मतलब क्लोरीन के पास में 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। तो क्लोरीन के पास 8 इलेक्ट्रॉन्स में से 2 बॉन्ड में पार्टिसिपेट कर लिए, इसका मतलब है इट हैज 3 लोन पेयर्स आल्सो। तो क्लोरीन में 3 लोन पेयर्स हो गए और 2 आपके पास में सिग्मा बॉन्ड हो गए। इसका मतलब है कि क्लोरीन का जो हाइब्रिडाइजेशन स्टेट है यहाँ पर वो क्या होना चाहिए, 3+2 sp3d, 5 ऑर्बिटल शुड पार्टिसिपेट इन हाइब्रिडाइजेशन। और ऐसे केस में अगर 3 लोन पेयर होते हैं, सॉरी एफ कर देते हैं, यहाँ पर 3 लोन पेयर होते हैं, तीनों के तीनों लोन पेयर sp3d हाइब्रिडाइजेशन में इक्विटोरियल प्लेन पर ही होते हैं।
तो इसका मतलब है ये भी आपकी लीनियर शेप हो गई, sp3 डिहाइब्रिडाइजेशन हो गया Clf2 माइनस में क्लोरीन पर, एंड द शेप शुड बी लीनियर। अगर आप गौर से देखें तो Br3 माइनस इट इज इक्वलेंट टू Clf2 माइनस, क्योंकि यहाँ पर एक ही डिफरेंस आ गया कि पेरीफेरल में फ्लोरीन की जगह ब्रोमीन आ गया और सेंटर में क्लोरीन की जगह ब्रोमीन आ गया। तो यहाँ पर भी आप सेम लगा सकते हैं कि ब्रोमीन में जो सेंट्रल एटम वाला ब्रोमीन है, इसमें देर आर 3 लोन पेयर विद ब्रोमीन, तो ये भी sp3 डिहाइब्रिडाइजेशन ही होगा इसमें, एंड इट शुड बी आल्सो लीनियर। क्लियर? नाउ वी कम टू BrCl2 प्लस। BrCl2 प्लस, तो सेंट्रल एटम हम ब्रोमीन को मान सकते हैं। तो ब्रोमीन मतलब सेंट्रल एटम हम उसको मानेंगे जिसका नॉर्मली वैलेंसी ज़्यादा हो सकती है और जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी थोड़ी कम हो। दोनों बातें साथ साथ लगनी चाहिए। तो इस केस में ब्रोमीन पर पॉजिटिव चार्ज अगर हम लेंगे तो इसका मतलब इट हैज 6 इलेक्ट्रॉन्स, तो 6 इलेक्ट्रॉन मींस इट हैज 2 लोन पेयर्स। अब आप देख सकते हैं कि ब्रोमीन के पास 2 लोन पेयर है, 2 सिग्मा बॉन्ड है, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, 4 ऑर्बिटल से कौन सा हाइब्रिडाइजेशन बनेगा, sp3। तो हेयर Br शुड बी sp3 हाइब्रिडाइज्ड। अब sp3 हाइब्रिडाइज्ड में अगर 2 लोन पेयर हो तो फिर इसकी शेप कैसी होती है, बेंट लाइक वाटर मॉलिक्यूल। तो N3 minus is linear, Clf2 minus is linear, Br3 minus is linear, so only BrCl2 plus is bent। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए, द मोस्ट स्टेबल लुईस स्ट्रक्चर ऑफ N2O। देखिए अब इसमें ज्यादा वैलेंसी नाइट्रोजन की हो सकती है, तो सेंट्रल एटम हम नाइट्रोजन को लें तो N2 तो इस तरह से बन गया। अब इसके साथ में चूंकि नाइट्रोजन की वैलेंसी तो 3 होती है, अब ऑक्सीजन की वैलेंसी को हमको सेटिस्फाई करना है, तो व्हाट वी कैन डू कि भाई नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर है, लोन पेयर के थ्रू हम एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना दें। तो इधर वी कैन ड्रॉ दिस स्ट्रक्चर, और इसको हम ऐसे भी मान सकते हैं कि अगर हम एक कोवलेंट बॉन्ड के फॉर्म में दिखाएं तो वी कैन एज्यूम कि नाइट्रोजन ने अपना एक इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन को देखकर फिर शेयर कर लिया, तो दैट गिव्स ए फॉर्मल चार्ज ऑफ +1 टू नाइट्रोजन एंड नेगेटिव चार्ज टू ऑक्सीजन। अब आप देखिए कि अगर हम डिफरेंट स्ट्रक्चर्स को काउंट करें तो ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स सारी देखें, जैसे हम एक फर्स्ट वाली एक ही स्ट्रक्चर को कंपेयर करते हैं इसके साथ में, तो एक दूसरी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इसकी क्या बन सकती है कि N डबल बॉन्ड N डबल बॉन्ड O। इन दिस केस नाइट्रोजन की तो बॉन्ड 2 होते हैं, वैलेंसी पूरी हो गई, सॉरी ऑक्सीजन की, इस नाइट्रोजन पे +1 चार्ज मान लेना पड़ेगा फॉर्मल चार्ज के हिसाब से, और इस पर -1। तो अब अगर हमको कंपेयर करना हो कि इन दोनों में से कौन सी स्ट्रक्चर को हम ज़्यादा स्टेबल कहें, तो हमरे को रेजोनेंस के रूल लगाने पड़ेंगे। और रेजोनेंस का रूल क्या कहता है कि अगर नेगेटिव चार्ज आता है तो वो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पर स्टेबल है। इन दोनों स्ट्रक्चर में अगर हम कंपेयर करें तो इस नाइट्रोजन पे एक पॉजिटिव चार्ज है, इस नाइट्रोजन पे एक पॉजिटिव चार्ज है, जबकि नेगेटिव चार्ज यहाँ पर इस स्ट्रक्चर में नाइट्रोजन पर है, जबकि इस स्ट्रक्चर में ऑक्सीजन पर है। तो द नेगेटिव चार्ज ऑन ऑक्सीजन इज मोर स्टेबल देन नेगेटिव चार्ज ऑन नाइट्रोजन। अब ये जो बी वाली स्ट्रक्चर है उसको तो आप वैसे ही रूल्ड आउट कर सकते हो कि जो सेंट्रल एटम है वो ऑक्सीजन को ले लिया, जबकि इसकी वैलेंसी इतनी ज्यादा हो नहीं सकती है, और अगर आप डबल पॉजिटिव चार्ज दिखाते हो तो ये और ज्यादा अनस्टेबिलिटी को दिखाएगा। सिमिलरली यहाँ पर ही वही दिक्कत है कि आप नाइट्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज, ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज, और इस नाइट्रोजन में -2 चार्ज, तो इन दोनों के कंपेरेटिवली तो ए और डी ज्यादा स्टेबल होगा, एंड डी इज मोर स्टेबल देन ए, राइट। तो देखिए ये सारे सिंपल बॉन्डिंग से, लुईस डॉट स्ट्रक्चर से, हाइब्रिडाइजेशन से क्वेश्चन हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो है वो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी से, द सेट इन विच ऑफ ऑल द स्पीसीज आर डायमैग्नेटिक। तो ये क्वेश्चन आपका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी से है, और यहाँ पर आपको मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम थोड़ा समझ में आना चाहिए। और आप लोगों को पता होगा कि अप टू 14 इलेक्ट्रॉन सिस्टम हम एक तरह का सिस्टम फॉलो करते हैं, और आफ्टर 14 हम एक तरह का सिस्टम फॉलो करते हैं, पर्टिकुलरली फॉर p ऑर्बिटल्स। लाइक अप टू 14 इलेक्ट्रॉन सिस्टम
मैं जो करेक्ट आंसर है उसके हिसाब से आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि हम मानते हैं कि जो s और p ऑर्बिटल में मिक्सिंग होती है और उस मिक्सिंग की वजह से इस तरह का कॉन्फ़िगरेशन आता है। तो ये जो पाई ऑर्बिटल्स हैं वो नीचे होते हैं, इसको पाई टू पी एक्स और इसको पाई टू पी वाई बोलेंगे और इसको सिग्मा टू पी जेड बोलेंगे और ये हो जाएगा सिग्मा स्टार टू पी जेड पाई स्टार टू पी एक्स पाई स्टार टू पी वाई। जैसे अब बोरोन का या हम C2 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें सपोज, तो C2 में कार्बन के पास कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 1s2 2s2 2p2। तो यहाँ तक हम छोड़ देते हैं क्योंकि 1s2 में दोनों कार्बन के जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो यहाँ तो सारा पेड हो जाएंगे, यहाँ भी पेड हो जाएंगे, हमको केवल 2p2 से देखना है। तो 2p2 कॉन्फ़िगरेशन हम यहाँ पे रखेंगे और वी कैन सी कि ये वो 2 इलेक्ट्रॉन एक कार्बन के और 2 इलेक्ट्रॉन दूसरे कार्बन के 4 इलेक्ट्रॉन आएंगे, ये चारों इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ जाएंगे 2px एंड 2py में। तो ऑल द 4 इलेक्ट्रॉन विल बी पेयर्ड। NO प्लस में नाइट्रोजन है 7 इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन है 8 इलेक्ट्रॉन और पॉजिटिव चार्ज भी है, तो 15 की जगह 14 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो 14 का मतलब है कि लास्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में ये p3 6 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, तो यहाँ पर एक एक इलेक्ट्रॉन और आ जाएगा उस केस में। तो सारे 6 इलेक्ट्रॉन ये यहाँ पे इस तरह से आ जाएंगे, तो यहाँ पर भी सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हो जाएंगे। इन केस ऑफ ऑक्सीजन O2 माइनस केवल एक चीज का फर्क पड़ता है कि ये जो मिक्सिंग मानते हैं 2s एंड 2p ऑर्बिटल्स की वो खत्म हो जाती है आफ्टर 14 इलेक्ट्रॉन सिस्टम। तो ये जो कॉन्फ़िगरेशन हम लिखते हैं इसको वापस रिवर्स इस तरह से कर देते हैं कि जो सिग्मा 2p z है वो नीचे आ जाता है, पाई 2px पाई 2py ऊपर चले जाते हैं, यहाँ भी पाई स्टार 2px नीचे रहते हैं और सिग्मा ऑर्बिटल्स ऊपर चले जाते हैं। अब यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि जो p ऑर्बिटल है उसमें 5 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, O2 माइनस का टोटल 10 हो गए, तो 5 में यहाँ पे रख सकता हूँ, 5 में यहाँ पे रख सकता हूँ। 5 इस तरह से हो गए कि ऑक्सीजन का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो लास्ट में आएगा आपका 2p4, और चूंकि दो नेगेटिव चार्ज हम एक ऑक्सीजन पे एक नेगेटिव चार्ज मान सकते हैं तो 2p5 मान सकते हैं। 5 5 मतलब 10 इलेक्ट्रॉन्स, तो 10 में से व्हाट वी कैन से 6 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे हो गए, 7th 8th 9th और 10th सारे इलेक्ट्रॉन इस तरह से आ जाएंगे, तो ऑल इलेक्ट्रॉन्स आर पेयर्ड। तो दिस इज द करेक्ट आंसर डी। यू कैन ट्राई विथ बोरोन ऑक्सीजन NO, आप दूसरे एग्जांपल्स के साथ भी इसको ट्राई करके देख सकते हैं, बट कैसे देखते हैं ये आपको क्लियर हो गया होगा। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे प्रोसीड करते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है सब ऑक्साइड ऑफ कार्बन C3O2 हैज ए लीनियर स्ट्रक्चर। देखिए ये सब ऑक्साइड जो कार्बन का है ये एक एसिड होता है जिसको हम बोलते हैं प्रोपेन डाइओइक एसिड, इसको हम मेलोनिक एसिड भी बोलते हैं। तो एक्चुअली इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं प्रोपेन डाइओइक एसिड को कि जब इस कंपाउंड को प्रोपेन डाइओइक एसिड को हम हीट करते हैं तो दो वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट हो जाते हैं, एक यहाँ से एक यहाँ से। तो जो प्रोडक्ट बनता है O डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O C3O2, इसको हम बोलते हैं कार्बन सब ऑक्साइड। तो अब ये यहाँ का देखिए कि क्या क्या चीजें ठीक हो सकती है। द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑल 3 कार्बन एटम इज +2। नो, ये जो बीच वाला है इसको हम 0 बोलेंगे, इस वाले के लिए +2 कह सकते हैं, इस वाले के लिए +2 कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर तो बीच वाले कार्बन के दोनों साइड कार्बन एटम ही जुड़े हुए हैं। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल कार्बन एटम इज 0, राइट। द मॉलिक्यूल कंटेन्स 4 सिग्मा एंड 4 पाई बॉन्ड्स, 1 2 3 4 4 सिग्मा 1 2 3 4 4 पाई बॉन्ड, ये भी करेक्ट है। हाइब्रिडाइजेशन ऑफ सेंट्रल कार्बन एटम इज sp2, नहीं, सेंट्रल कार्बन एटम में 2 सिग्मा और 2 पाई बॉन्ड है, तो हाइब्रिडाइजेशन sp बोलेंगे। तो ऑप्शन 2 एंड ऑप्शन 3 आर करेक्ट, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज हैज वन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन द सेंट्रल एटम। ठीक है, फिर से हमको इन सब की स्ट्रक्चर्स बनानी है। अब देखिए ज्यादातर क्वेश्चन स्ट्रक्चर और हाइब्रिडाइजेशन पर ही ज्यादा है, अगर आप गौर से देखें तो अगर हम Cl(F3) इसके स्ट्रक्चर बनाए तो क्लोरीन के पास में 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उनमें से 3 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर गए, इट मींस इट हैज 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्वेश्चन है खाली 1 लोन पेयर के लिए, तो ये नहीं हुआ। I3 माइनस में पहले हम जैसे Br3 माइनस का भी ऊपर देखा था, उसी तरह से स्ट्रक्चर देख सकते हैं। आयोडीन के पास 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड पेयर में चले गए, इट मींस इट हैज 3 लोन पेयर्स। I3 प्लस, तो I3 प्लस में आप एक इलेक्ट्रॉन कम कर दो, इसका मतलब सेंट्रल आयोडीन एटम पे 2 लोन पेयर रह गए, तो नहीं होगा। SF4, तो इसमें सल्फर के पास 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 4 फ्लोरीन के साथ में चले गए, तो इट हैज ओनली 1 लोन पेयर। तो SF4 में एक लोन पेयर बचा हुआ है, तो इसलिए आंसर हो गया डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी बॉन्डिंग पर ही है। FXF बॉन्ड एंगल इज स्मॉलेस्ट, X इज द सेंट्रल एटम। देखिए तो सेंट्रल एटम को हम X बोल रहे हैं, यहाँ पर इस केस में कार्बन हो गया, तो CF4 में sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, तो जो बॉन्ड एंगल है वो लगभग 109 डिग्री का होगा। NF3, तो NF3 में एक डिफरेंस आ गया कि नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर आ गया, तो ये भी sp3 हाइब्रिडाइज ही होगा, लेकिन बिकॉज ऑफ लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन बॉन्ड एंगल विल डिक्रीज, तो बॉन्ड एंगल 109 से कम होगा। जैसे अमोनिया में 107 होता है, उसी के आसपास हम एज्यूम कर सकते हैं। OF2, तो OF2 में अगर हम देखें तो OF2 में ऑक्सीजन के पास में अब 2 लोन पेयर हो गए, और 2 लोन पेयर होने की वजह से एंगल और छोटा हो सकता है, क्योंकि इसमें भी sp3 हाइब्रिडाइजेशन ही होगा, पर इसमें चूंकि लोन पेयर रिपल्शन भी है, लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन भी है, और बॉन्ड पेयर रिपल्शन भी है। नेक्स्ट हम देखते हैं XCF5 माइनस, XCF5 माइनस, तो अब इसमें XCF5 माइनस में अगर हम देखें तो जिनोन के पास में हमें 9 इलेक्ट्रॉन्स देखने पड़ेंगे, तो इसका मतलब जिनोन है 2 लोन पेयर्स। तो अब इसका मतलब है कि जिनोन पर जो हाइब्रिडाइजेशन है वो कौन से एज्यूम करेंगे, तो वो हाइब्रिडाइजेशन हम एज्यूम करेंगे क्योंकि 7 ऑर्बिटल्स होने चाहिए, तो 7 ऑर्बिटल्स का मतलब है हाइब्रिडाइजेशन हमारा हो गया है sp3d3। तो sp3d3 में तो भैया जो बॉन्ड एंगल है वो 72 डिग्री के करीब होता है, तो सबसे छोटा एंगल तो इसी में हो गया, तो आंसर शुड बी डी। इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीच द ऑक्टेट रूल इज नॉट ओबेड। तो सिंपल ऑक्टेट रूल पे हम क्वेश्चन कर रहे हैं। ऑक्टेट रूल का मतलब है कि सेंट्रल एटम, नॉर्मली सेंट्रल एटम पे या किसी भी एटम पे 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं होने चाहिए। तो I3 माइनस को तो हम कितनी बार देख चुके हैं अभी इस तरह के स्ट्रक्चर को, कि इसमें सेंट्रल आयोडीन एटम पर 3 लोन पेयर हो गए और 2 बॉन्ड पेयर हो गए, तो 10 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, तो यहाँ तो 8 से ज्यादा हो गए, तो ये तो ओबे नहीं कर रहा है। N2O की स्ट्रक्चर अभी मैंने ऊपर देखी थी, तो यहाँ पर किसी भी एटम में 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं है, इधर यू ड्रॉ दिस टाइप ऑफ स्ट्रक्चर और यू ड्रॉ दिस टाइप ऑफ स्ट्रक्चर, आप देखेंगे हर एटम पर 8 इलेक्ट्रॉन्स ही हैं। OF2 में भी ऐसा ही है, क्योंकि फ्लोरीन की वैलेंसी 1 है, ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 है। NO प्लस, तो NO प्लस में भी अगर आप देखना चाहें तो स्ट्रक्चर ये देख सकते हैं, नाइट्रोजन पे एक पॉजिटिव चार्ज हो गया, एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया, तो नाइट्रोजन का ऑक्टेट कंप्लीट है, ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट है। या हम इसके स्ट्रक्चर को ऐसे ना देखकर अगर दूसरी तरीके से देखें, भाई मैं बनाऊं कि N ट्रिपल बॉन्ड N, तो सॉरी O, और एक ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज लगाऊं, तब भी हम कहेंगे कि ऑक्टेट इसका कंप्लीट। तो ऑक्टेट कंप्लीट, ऑक्टेट रूल फॉलो नहीं होने का केवल एक ही सेंस है कि आपका ऑक्टेट कंप्लीट ना हो, तो इस स्ट्रक्चर में अगर हम बनाएंगे तो ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, सेकंड स्ट्रक्चर इज मोर स्टेबल देन फर्स्ट, अगर हम इसको लग भी रहा है कि यहाँ पर 6 इलेक्ट्रॉन हो गए, यस, तो यहाँ पर आपका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता है रेजोनेंस की वजह से। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं,
In ammonia, the bond angle is 107 degree 48, while the in SbS3 bond angle is about 90 degree. देखिए होता क्या है कि ग्रुप 15, 16, 17 में अगर हम नीचे जाते हैं, नीचे की तरफ जाते हैं, जैसे अमोनिया के नीचे अगर हम देखें, फिर PS3, SbS3, तो नीचे जाने पर हमें एक चीज दिखाई देती है कि हाइड्रोजन का साइज बहुत छोटा होता है इस तरह के हाइड्राइड्स में। हाइड्रोजन का साइज छोटा होने की वजह से और सेंट्रल एटम का साइज बहुत बड़ा होने की वजह से इन दोनों के बीच इतना इंटरेक्शन ही नहीं हो पाता कि जो हाइड्रोजन है वो इन्फ्लुएंस कर पाए सेंट्रल एटम को हाइब्रिडाइज होने के लिए। तो ऐसे केस में हम मानते हैं कि जो सेंट्रल एटम है वो विदाउट हाइब्रिडाइजेशन ही ओवरलैपिंग करता है। तो हम थर्ड पीरियड, फोर्थ पीरियड और उसके नीचे के हम एलिमेंट्स देखते हैं इस तरह के हाइड्राइड्स के, तो हमें ये दिखाई देता है कि सेंट्रल एटम हाइब्रिडाइज ही नहीं होता। तो इसलिए इसी तरह का इसका आंसर होगा। तो फर्स्ट ऑप्शन इस तरह की बात कर रहा है, द ऑर्बिटल ऑफ Sb यूज्ड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ SbH बॉन्ड आर ऑलमोस्ट प्योर p ऑर्बिटल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, द पेयर दैट इज आइसोस्ट्रक्चरल हैविंग द सेम शेप एंड हाइब्रिडाइजेशन बोथ, यू सी शेप भी सेम होनी चाहिए और हाइब्रिडाइजेशन भी सेम होनी चाहिए। अगेन ये क्वेश्चन हाइब्रिडाइजेशन पर है। तो आइसोस्ट्रक्चरल NF3 जो हमने टिक लगा रखा है इस पे थोड़ा डाउट है, क्योंकि NF3 में नाइट्रोजन के पास में लोन पेयर है और BF3 तो प्लेनर है। तो एक बार हम चारों ऑप्शन देखने पड़ेंगे। आई डोंट थिंक कि आंसर इसका ए होना चाहिए। BF4 माइनस में अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो बोरोन पर sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, क्योंकि इसको B माइनस मानना पड़ेगा, और NH4 प्लस में इसमें भी आपका sp3 हाइब्रिडाइजेशन ही है, और तो इसमें कोई भी लोन पेयर नहीं है, इसके पास भी कोई भी लोन पेयर नहीं है सेंट्रल एटम पे, तो दोनों sp3 हाइब्रिडाइज ही हैं और दोनों टेट्राहेड्रली हैं। तो अभी के हिसाब से लग रहा है कि आंसर इसका बी होना चाहिए। तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन है और टेट्राहेड्रल है। बाकी को भी एक बार चेक कर लेते हैं। BCl3 तो प्लेनरी होना चाहिए, sp2 हाइब्रिडाइज होना चाहिए। BrCl3, तो BrCl3 को अगर हम कंपेयर करें तो इसमें क्लोरीन ब्रोमीन के पास में दो लोन पेयर हो गए हैं, तो हाइब्रिडाइजेशन सेम होने का मतलब ही नहीं है। अमोनिया और NH तो यहाँ भी नहीं होगा। NO3 माइनस में अगर आप देखोगे तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन है। अगर हम ये देखेंगे तो इसमें sp2 हाइब्रिडाइजेशन आएगा और अमोनिया में sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, तो इसका आंसर ए नहीं है, इसका आंसर है बी। द स्पीशीज हैविंग हाईएस्ट बॉन्ड एनर्जी इज, तो अगेन ये क्वेश्चन जो है मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी का है, और हम यहाँ पे कहते हैं कि बॉन्ड एनर्जी शुड बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड ऑर्डर, और बॉन्ड ऑर्डर इज number of bonding electrons, total number of bonding electrons minus total number of anti bonding electrons, bonding electrons minus anti bonding electrons divided by 2। तो हम सब में बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट कर सकते हैं। मैं आपको अगर ऑप्शन ए बताऊं तो ए में बॉन्ड ऑर्डर आपका 2 आता है, क्योंकि यहाँ पर हम ये देखें कि ऑक्सीजन का भी जैसे हम देख रहे थे कि 2p4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो 2 4 हम एस को तो कैंसिल आउट कर देते हैं, क्योंकि जितने बॉन्डिंग होंगे उतने एंटी बॉन्डिंग होगी, खाली पी से ही कंपेयर कर लेते हैं। तो P8 हो गया, P8 में से 6 इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग हो गए और 2 एंटी बॉन्डिंग हो गए, तो आपके पास में 6 माइनस 2 4 डिवाइडेड बाई 2, तो आपका O2 में जो बॉन्ड ऑर्डर है वो 2 हो गया। अब यहाँ पर जो एंटी बॉन्डिंग के इलेक्ट्रॉन है वो ऊपर है, जब आप पॉजिटिव चार्ज लगाओगे तो एंटी बॉन्डिंग का एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करोगे, तो एंटी बॉन्डिंग में 2 की जगह एक ही इलेक्ट्रॉन बचा रह गया, तो अब आपका हो गया 6 माइनस 1 बाई 2, यानी बॉन्ड ऑर्डर हो गया 2.5। ये थोड़ा मिस है, सी नहीं है, ये ओनली O2 माइनस है, तो इसको O2 माइनस से रीड करें। तो O2 माइनस में आप एंटी बॉन्डिंग में एक इलेक्ट्रॉन बढ़ा रहे हो, अगर एंटी बॉन्डिंग में एक इलेक्ट्रॉन बढ़ा रहे हो तो वहां पर 3 इलेक्ट्रॉन हो गए, 3 इलेक्ट्रॉन हो गए मतलब 6 माइनस 3 डिवाइडेड बाई 2, तो ये 1.5 हो गया। फिर से आपने एक इलेक्ट्रॉन और इंक्रीज कर दिया,
तो वहां पर 6 - 4 डिवाइड बाई 2 हो गया, तो बॉन्ड ऑर्डर आपका हो गया 1। तो इसलिए मैक्सिमम बॉन्ड ऑर्डर आपका O2+ का है, और जहां पर बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा होगा बॉन्ड एनर्जी उतनी ज्यादा होगी, मतलब बॉन्ड को तोड़ने के लिए उतनी ज्यादा एनर्जी हमें चाहिए, इसलिए आंसर हो गया बी, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ दिस, देखो SiM3, इसको हम कह सकते हैं ट्राईमिथाइल सिलाइल, ट्राईमिथाइल सिलाइल। तो अब नाइट्रोजन के साथ में Si है और Si के साथ में 3 मिथाइल ग्रुप है, और इसमें केवल एक ध्यान रखने वाली बात यह है कि नाइट्रोजन के पास में एक लोन पेयर होता है और सिलिकॉन के पास में एक वैकेंट डी ऑर्बिटल होता है, और इस लोन पेयर की वजह से मतलब लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन बढ़ता है। लेकिन अगर नाइट्रोजन का लोन पेयर Si के वैकेंट डी ऑर्बिटल के साथ में ओवरलैप कर ले, इस तरह की ओवरलैपिंग को हम बैक बॉन्डिंग भी बोलते हैं। तो अगर इस तरह की बैक बॉन्डिंग यहाँ पे हो जाए, तो बैक बॉन्डिंग होने की वजह से यहाँ पर पाई ऑर्बिटल बन जाएगा, पाई ऑर्बिटल बनने की वजह से जो लोन पेयर है वो बॉन्ड पेयर के साथ रिपेल नहीं होंगे और स्टेबिलिटी बढ़ेगी, और प्लेनर होने की वजह से जो ये बॉन्ड पेयर है ये एंगल भी आपका 120 हो जाएगा, तो इसका रिपल्शन भी कम हो जाएगा। तो प्लेनर होने की वजह से ये स्टेबिलिटी गेन कर लेता है और लोन पेयर का रिपल्शन भी खत्म हो जाता है। तो दिस स्ट्रक्चर विल फॉलो ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री विथ बॉन्ड एंगल 120 डिग्री, राइट। ओके, the next question is the Lewis structure of ozone, formal charge on central oxygen atom। देखो इसको हम क्या मान सकते हैं कि आपके पास ऑक्सीजन मॉलिक्यूल ऐसा होता है, अब इसके साथ आप एक ऑक्सीजन एटम और जोड़ना चाहते हो तो आप क्या करोगे, आप क्योंकि अभी इस ऑक्सीजन का ऑक्टेट तो कंप्लीट है तो इसकी वैलेंसी तो आप एक्सटेंड कर नहीं सकते हो, तो व्हाट यू कैन डू कि आप ये दिखा सकते हो कि इसने एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लिया ऑक्सीजन एटम के साथ में, इस ऑक्सीजन ने अपना एक लोन पेयर इसको डोनेट कर दिया, और फॉर्मल चार्ज के फॉर्म में अगेन हम क्या एज्यूम कर सकते हैं कि इस ऑक्सीजन ने इस ऑक्सीजन को एक इलेक्ट्रॉन डोनेट किया और उसके बाद दोनों ने एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर लिया, तो इस शेयरिंग की वजह से इस पर नेगेटिव चार्ज आएगा इस ऑक्सीजन पर, और सेंट्रल एटम पर एक पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा था कि सेंट्रल ऑक्सीजन एटम पे कौन सा चार्ज होगा, तो वी कैन से कि सेंट्रल ऑक्सीजन एटम पर +1 चार्ज होगा, तो आंसर हो गया 1। तो इसका एक फार्मूला और होता है फॉर्मल चार्ज निकालने का, पर बात वही है, आपको स्ट्रक्चर समझ में आनी चाहिए। वो फार्मूला क्या होता है कि टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, तो टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन आपके पास में ऑक्सीजन के पास में कितने हैं वो हम पहले कैलकुलेट करें, माइनस जितने आपके पास में, जैसे मान लेते हैं ऑक्सीजन के पास में 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं, उसके बाद में हम देखेंगे टोटल नंबर ऑफ जो बॉन्ड मतलब ऑक्सीजन के जो टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड्स है वो देख ले कितने, और कितने अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स बचे हुए हैं, तो इसके पास में ऑक्सीजन के पास में अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने बचे हुए हैं 2, और जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट किए हैं वो कितने हैं 3, तो इससे भी हम कैलकुलेट करेंगे तो नेट चार्ज आपका +1 ही आता है, ठीक है भाई। तो ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द करेक्ट ऑर्डर ऑफ डाइपोल मोमेंट। तो अगेन डाइपोल मोमेंट के लिए हमें क्या चीज देखनी होती है, डाइपोल मोमेंट बेसिकली दो बातों पर डिपेंड करता है, किस बातों पर, एक तो रिलेटिव चार्ज मल्टीप्लाई बाय लेंथ। तो अब आप देखें तो रिलेटिवली वाटर में अगर आप देखेंगे तो वाटर में OH बॉन्ड इज मोर पोलर, और अमोनिया में मतलब बॉन्ड उतना पोलर नहीं है, तो वाटर ज्यादा पोलर होता ही है, वैसे भी आपको पता ही है, तो वाटर अमोनिया से ज्यादा पोलर होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब अमोनिया और NH3 को कंपेयर कर लेते हैं तो आपको आंसर मिल जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि फर्क कहाँ पर है, लोन पेयर की वजह से, जो लोन पेयर की वजह से जो डाइपोल मोमेंट होता है वो तो ऊपर की तरफ होगा, और अब आपका बच गया है NH बॉन्ड और NF बॉन्ड। तो NH बॉन्ड की वजह से जो डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन होगी वो नाइट्रोजन की तरफ होगी, क्योंकि डाइपोल का डायरेक्शन हम मानते हैं पॉजिटिव पोल टू नेगेटिव पोल, तो लेस इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एटम टू मोर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एटम,
तो यहाँ पर फ्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन नाइट्रोजन, तो इसका डायरेक्शन फ्लोरीन की तरफ हो गया है। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर डाइपोल मोमेंट जो है NF3 में वो कैंसिल आउट होंगे, अमोनिया में एडिटिव होंगे। तो आंसर हमको यहीं से मिल गया कि वाटर का अमोनिया से ज्यादा है और अमोनिया का NF3 से ज्यादा है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी का है। तो देखिए हम ये लास्ट क्वेश्चन आज का डिस्कस कर रहे हैं 15th, और अब तक आप देख चुके हो कि मैक्सिमम क्वेश्चन जो है वो हाइब्रिडाइजेशन से और स्ट्रक्चर से हैं। तो आपको इस चैप्टर को प्रिपेयर करने के लिए डिफरेंट मॉलिक्यूल की स्ट्रक्चर और हाइब्रिडाइजेशन पर ढंग से मेहनत करनी है। और दूसरा है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में बॉन्ड ऑर्डर पे, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पे, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन पे, इन पे वर्क करना है। तो ये भी फिर बॉन्ड ऑर्डर से ही रिलेटेड हो गया। तो विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द शॉर्टेस्ट बॉन्ड लेंथ। फिर अगर बॉन्ड लेंथ शॉर्टेस्ट होगी तो मतलब बॉन्ड एनर्जी ज्यादा होगी, बॉन्ड एनर्जी ज्यादा होगी मतलब बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा होगा। तो बॉन्ड ऑर्डर अगर ज्यादा होगा तो बॉन्ड लेंथ शॉर्टेस्ट होगा। तो अगेन हम बॉन्ड ऑर्डर ही देख लें। तो O2 का बॉन्ड ऑर्डर अभी ऊपर हम देख चुके हैं कि 2 है, O2 प्लस का 2.5 है, ये हम ऊपर देख चुके हैं। O2 माइनस का, O2 2 माइनस का 1 है। B2 माइनस का देख लेते हैं। तो बोरोन का हमारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गया, 1s2 2s2 2p1। तो अब B2 माइनस है तो एक को B माइनस मान लेते हैं, तो 1s2 2s2 2p2 मान लेते हैं। अब ये तो आपस में चूंकि जब दोनों बॉन्ड बनाएंगे तो मैं इसको तो क्यों कैंसिल आउट हो गया। तो यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन्स आ गए एंड दिस 3 इलेक्ट्रॉन्स विल बी फिल्ड टू बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स ओनली। और बॉन्डिंग में भी क्या होगा, π2px एंड π2py नीचे होंगे। तो यहाँ पर आपके पास 3 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। तो 3 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे आपके पास में, तो बॉन्ड ऑर्डर अगर निकालना होगा तो, क्योंकि वहां पर ऊपर तो आपके पास अब एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन्स है नहीं, तो सीधा आप 3/2 कर दोगे तो बॉन्ड ऑर्डर हो गया 1.5। तो आप देख सकते हैं कि जो मैक्सिमम बॉन्ड ऑर्डर है वो O2 प्लस में आया है, इसीलिए हम कहेंगे कि शॉर्टेस्ट बॉन्ड लेंथ O2 प्लस में ही होगी। तो आई बिलीव कि आज के जो हमने ये सारे क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं इसके थ्रू आपको केमिकल बॉन्डिंग के कुछ कॉन्सेप्ट भी समझ में आए होंगे, और आपको ये भी समझ में आया होगा कि NSCC के लिए केमिकल बॉन्डिंग में पर्टिकुलर टॉपिक में किन सब टॉपिक्स पे हमको ज़्यादा स्ट्रेस देना है, किन टॉपिक पे हमको ज़्यादा मेहनत करनी है। तो आई थिंक यू हैव एंजॉयड इट, सो इट्स क्लोज फॉर टुडे। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।